नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नई पैरा क्विज पर। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जब तक हम कोई प्रैक्टिस सेट सोल्व ना करें या जब तक हम किसी प्रकार का क्विज सोल्व ना करें, तब तक हमें अपनी तैयारी का पता नहीं चलता है। हम भले ही कितना ही पढ़ लें, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस सेट सोल्व नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनी तैयारी का पूरी तरीके से पता नहीं चलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक क्विज लेकर आते हैं अपनी वीडियो में, और इस क्विज में हम 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये 15 क्वेश्चन मिसक्लिनर्स होते हैं, मतलब इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसमें करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं, जो जनवरी 2020 से हमने ली है। जनवरी 2020 की जो करंट अफेयर्स है वो हमने इसमें शामिल की है, और ये सभी पर वो होते हैं। अगर आपकी तैयारी सॉलिड है और अगर आप हमारे 15 क्वेश्चनों में से 10 प्लस का सही जवाब जानते हैं, तो आपकी तैयारी वाकई एक अच्छी दिशा में है, और अपनी तैयारी को आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप अपना मुकाम जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, तो बगैर कोई समय व्यर्थ किए आइए हम अपने क्वेश्चन क्विज पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस है? हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, और हम पूरी डिस्क्रिप्ट में एक पूरी व्याख्यात्मक रूप से उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? अभी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, केवल क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचना है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? अब ऑप्शन नहीं है, हमें देखनी है। यानी कि अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में संविधान सभा से सवाल पूछा है, संविधान सभा के बारे में पूछा है आप लोगों से। अगर आपको संविधान सभा की बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का आराम से जवाब दे देंगे। देखिए, क्विज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने संविधान सभा देखा, ऑप्शन देखा, अगर आपको पता है आपने टिक लगा, आगे बढ़े, और अगर नहीं पता तो आंसर देखा और क्वेश्चन सोल्व कर लिया। यहाँ से बात नहीं बनने वाली। अगर आपको अपनी तैयारी सही दिशा में ले जानी है तो आपको संविधान सभा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले हम संविधान सभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या थी संविधान सभा। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो सर्वप्रथम एक वामपंथी नेता हुए, ये शब्दों पर ध्यान देना आप मेरे, जो भी मैं बता रहा हूँ। एक वामपंथी नेता हुए जिनका नाम था BN राव। इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की थी 1934 में। 1934 में संविधान सभा की बात की। इसके बाद कांग्रेस ने 1938 में इस बात को आगे बढ़ाया। 1938 में कांग्रेस ने कहा कि हाँ, वाकई हमारे भारतीयों के अधिकार का जो संविधान निर्माण है वो भारतीयों को ही मिलना चाहिए, और 1934 में इस बात को रखा। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा, जिसका कार्य था संविधान निर्माण के लिए कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच पैदा हुए मतभेदों को दूर करना और संविधान निर्माण से संबंधित अपनी बातों को सामने लाना। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। तो उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने संविधान सभा के निर्माण की बात रखी, और अब उस कैबिनेट मिशन की जो सभी शर्तें थी वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार कर ली, और इस तरीके से एक संविधान के सभा का जो संगठन होना था उसका रास्ता खुल गया। तो ये तो कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य था। सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सभी को एक बार ध्यान देंगे इस बारे में कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की, और दूसरा कैबिनेट मिशन कब आया। ठीक है, तो मार्च 1946 1940 में, 1934 में BN राव ने। तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें संविधान सभा, तो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव होना था वो जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का चुनाव होना था, और प्रत्येक 10 लाख पर, यह भी सवाल पूछा गया, 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था।
संविधान सभा में टोटल 389 कैंडिडेट का चुनाव होना था, जिसमें 292 जो आपके ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत से तात्पर्य है जिन पर ब्रिटिशों का अधिकार था, ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे। और जो और बच गए इसमें 97 सदस्य ये देशी रियासतों से चुने जाने थे। ये सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। जब चुनाव हुआ तो चुनाव का जो तरीका था, जो देशी रियासतों के सदस्य थे ये रियासत प्रमुख यानी कि उस समय जो राजा हुआ करते थे ये उनके द्वारा चुने गए थे। जबकि जो ब्रिटिश भारत के 290 थे, तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानसभाएं जो थी, जो प्रांतीय विधानसभा थी ये उनसे चुने गए थे। यानी कि देशी रियासतों का सदस्य जो देशी रियासत के राजा थे उनके नामांकन द्वारा चुने गए थे, और जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे वे प्रांतीय विधानसभा, क्योंकि उस समय क्या थी, प्रांतीय विधानसभा होती थी, भले ही वे अंग्रेजों के अधीन थी लेकिन प्रांतीय विधानसभा होती थी, तो उनके द्वारा ये 292 सदस्य चुने गए थे। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन सीधे जनता द्वारा, तो हमने अभी बात करी तो जनता का तो कोई नाम ही नहीं आया, तो छोड़ देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन, तो उसका भी कोई नाम नहीं आया हमारे संविधान सभा में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन, तो भारतीय राज्य नहीं थे, केवल देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों में कुछ लोग चुने गए थे, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा प्रांतीय विधानसभा द्वारा, तो 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुने गए थे, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रकार का पहले ऑप्शन क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो आपका अगर ये क्वेश्चन ठीक हुआ है तो आप उसमें आप प्लस कर देंगे, अगर गलत हुआ है तो आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे कहाँ गलत हुआ है और किस प्रकार से ये आपको करना था। माफ करना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रकृति है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पूछा, अभी ऑप्शन नहीं जाए ना, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ लेंगे ना तो फिर हम सोचने की क्षमता खो देंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है, और क्वेश्चन को देख के हमें सोचना है। भारतीय संविधान की प्रकृति उसने पूछा। प्रकृति से तात्पर्य है कि संविधान किस प्रकार का है भारत का, कि लचीला है, ठोस है, किस तरीके से, ये उसने पूछा है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से परिवर्तन होते हैं, यानी कि आप उसमें अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा कुछ कानून आप बना सकते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के द्वारा भी आप उसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं। और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ, यानी कि विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए लेकिन प्लस में आपके आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। आधे राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। तो नॉर्मल तीनों बातें आपको पता होंगी। साधारण बहुमत में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सारे कानून साधारण बहुमत के द्वारा आप कर सकते हैं। विशेष बहुमत में मूल अधिकार, जो आपके मूल अधिकार है, क्वेश्चन आएगा आगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। और प्लस नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व इनका बदलाव होता है। इसके अलावा विशेष बहुमत में जैसे जीएसटी वाला है हमारा, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ये सभी चीजें विशेष बहुमत के अधीन आती हैं। अब इनका मतलब क्या होता है ये भी एक बार समझ लेते हैं। साधारण बहुमत में वो मतलब होता है जो उपस्थित लोग हैं उनका आधा प्लस 1, यानी कि 50+1। मान लीजिए कहीं पर 60 सदस्य हैं तो 31 लोग अगर उसको कह देते हैं तो वो बहुमत पारित हो जाते हैं, और अगर उसमें मना कर दें तो फिर ये कैंसिल हो जाते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है जो कुल लोग हैं उसका 2/3 कैंडिडेट अगर उसको हाँ कर देते हैं, मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं तो 100 में से अगर 66 उसको हाँ कर देंगे तो वो बहुमत पास हो जाएगा। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति ये इसमें आता है। आपने पता होगा जीएसटी
काफ़ी समय से रुकी हुई थी। जब बीजेपी की सरकार आई तो आधे राज्यों में जब बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो तब जाके जीएसटी लागू हुई। क्यों? क्योंकि ये इसके अधीन आता है। आप समझ में आ गई होगी। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कठोर, तो कठोर तो है ही नहीं, क्योंकि हम साधारण बहुमत से भी बदल सकते हैं, तो कठोर का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। लचीला, तो लचीला भी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रावधान विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से भी आते हैं, तो लचीला वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। न कठोर न लचीला, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता। अंशतः कठोर अंशतः लचीला, अंशतः का मतलब है कुछ कठोर कुछ लचीला, तो हम देखते हैं कुछ तो लचीला है, यानी कि पहले वाला जो है ये लचीला है और ये दोनों जो हैं ये कठोर संशोधन की प्रक्रिया में आते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वो कुछ कठोर हो सकता है और कुछ लचीला भी हो सकता है। अब मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका पता चल गया होगा, किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का है 5वीं शताब्दी में प्रचलित शब्द बसदिश। बसदिश के बारे में पूछा है कि 5वीं शताब्दी में एक शब्द प्रचलित था जिसका नाम था बसदिश। तो बसदिश क्या है इसके बारे में पूछा है, चलिए जान लेते हैं। अभी ऑप्शन में हमें जाना नहीं, तो बसदिश के बारे में पहले हमें ढूंढना है कि क्या होता है ये बसदिश। बसदिश तो बसदिश क्या था? तो 5वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 5वीं शताब्दी में भारत में जो हमारा जैन धर्म था ये अपने चरम पर था, यानी कि यहाँ पर भारत में जैन धर्म पूरे चरम पर था। और इस दौरान जो जैन धर्म के लोग थे उनको शासकों के द्वारा एक आश्रय दिया गया। जो भारतीय शासक थे उन्हें आश्रय दिया गया, उनके लिए कुछ रहने के लिए जगह बनाई गई। तो जो उन शासकों ने जैन प्रचारकों के लिए, यानी कि जैन जो धार्मिक लोग थे, जो जैन संत हम जिन्हें कह सकते हैं, माफ करना, उनके रहने के लिए कुछ मठों का निर्माण किया। जो जैन संतों के रहने के लिए कुछ मठों का निर्माण किया और उन मठों को ही बसदिश कहा जाता था। यानी कि जो 5वीं सदी थी, 5वीं सदी में जब जैन धर्म को आश्रय मिला, क्योंकि पहले बौद्ध धर्म को आश्रय होता था, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता है कि बौद्ध धर्म को ज़्यादातर आश्रय दिया गया शासकों के द्वारा, जैन धर्म को बहुत कम दिया गया। एकमात्र चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आता है कि उन्होंने अब मरने से पहले जैन धर्म को अपना लिया था। तो 5वीं सदी में, 5वीं शताब्दी से पहले की बात है, तो ये सारा का सारी प्रोसेस हुई कि उस समय कुछ ऐसे शासक आए जिन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया और जैन जो संत थे उनके लिए बसदिश का एक रहने के लिए जगह का निर्माण कराया, जिसको बसदिश कहा गया। इसके लिए अगर हम बौद्धों के बल्ले बात करें तो बौद्ध धर्म में 2 शब्द प्रचलित होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें एक होते हैं चैत्य और एक होता है विहार। बौद्ध धर्म से संबंधित में एक आपने सुना होगा चैत्य और एक होता है विहार। चैत्य से तात्पर्य था भगवान बुद्ध की मरने के बाद, जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ उसके बाद उनके शरीर के जो अवशेष थे उन अवशेषों पर कुछ ना कुछ बना दिया गया। उन अवशेषों पर कुछ ना कुछ बना दिया गया, कोई मंदिर कोई मठ टाइप में बना दिया गया, तो उसको चैत्य कहा गया। उसको क्या गया? चैत्य। और बौद्ध संत के लिए रहने के लिए जो शासकों ने बनाया, जैसे गुफा काटकर बनाई गई बादामी की गुफाएं वगैरह, तो उसको विहार कहा गया। तो दोनों में डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित चैत्य और विहार में क्या अंतर है, तो आप समझ लेना इसको, अगर ये बाई चांस इन फ्यूचर आता है तो ये अंतर होता है। विहार बौद्ध जो संत थे उनके रहने की जगह थी, जबकि चैत्य एक प्रकार के मंदिर थे जहाँ पर भगवान बुद्ध की अवशेष को रखकर बनाया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो अब आप अपना काउंट करते चलेंगे कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितना आपके गलत हो रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक भी कर दो। क्वेश्चन 4, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपली क्वेश्चन लगता है। 1857 की क्रांति,
क्रांति का उदय सबको पता है, तो इसके बारे में नहीं बताएं, मेरठ से। और बैरकपुर छावनी, उदय करने वाले कौन? आपके मंगल पांडे, मतलब हमारे मंगल पांडे। उन्होंने एक क्रांति की मशाल जला दी, समय से पहले होगी, मई में होना था लेकिन वो पहले ही होगी। इसके अलावा जो उस समय गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, ये शब्द याद रखना आप, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था ये, बस ये, इसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं है हमारे, करेंगे हम इसमें। तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग, और हम ऑप्शन देंगे तो पहले ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो पहले ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग इसका राइट ऑप्शन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यानी कि अगर हम बात करें सीधा सीधा गरीबी हटाओ के बारे में पूछा गया है। बढ़ाई अच्छा क्वेश्चन है, और आप याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा होती है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को आप जरूर याद करें। तो अगर हम बात करें गरीबी हटाओ के नारे की, तो गरीबी हटाओ का नारा 1975 में आप याद रखेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा जी, उनके द्वारा दिया गया था। हुआ क्या था कि 1975 में कार्यक्रम इस प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1975 में किसके द्वारा की गई? इंदिरा जी के द्वारा। तो ये आप ये याद रखेंगे। अब अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अगर हम जाएं 1950 में हम लोग गणतंत्र हुए, तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ हुआ। अगर हम तीसरे की बात करें तो 56 से 61 तक दूसरी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का समय 51 से 56 और 56 से 61। अगर हम तीसरी की बात करें तो ये था 61 से 65 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना। और अगर हम चौथे की बात करें, अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा हो जाता है, वो क्या था इसको भी समझेंगे। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1962 में सबको मालूम होगा। तो 1962 में ये पंचवर्षीय योजना ये रोक दी गई, और यहाँ से 3 वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे, 3 वार्षिक योजनाएं थी। कहाँ पर? 1965 के दौरान 3 वार्षिक योजनाओं का शुरू किया गया था, जो था 1966 से 69 तक। इसके बाद क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ, तो ये था 66 से 69 तक। 66 में हुआ तो 76, 78 और 69 में 67, 68, 69 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। और यहीं से 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। और उसके बाद 74, 75 से लेकर 79 तक, ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए। मतलब 74 से लेकर 1974 से लेकर 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आता है। और मैंने अभी क्या बताया, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1975 में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 74 से 69 तक। इसका सीधा सीधा सा ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें थोड़ा सा 2 बातों को और याद रखेंगे। 5 वर्षीय योजना के दौरान ही भारत में आपातकाल लगा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पहली बार 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी। जनता दल की पहली बार सरकार बनी थी, आपातकाल भी लगा था। और एक बात और याद रखेंगे, जनता दल की जब सरकार आई थी तो उन्होंने शुरू किया था रोलिंग प्लान, पूछा गया सवाल है। तो रोलिंग प्लान भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 5वीं पंचवर्षीय योजना आप जरूर पढ़ेंगे। गरीबी हटाओ भी इसी में लागू हुआ, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी इसी में लागू हुआ, जनता दल की सरकार ये इसी में बनी, रोलिंग प्लान वो भी इसी में आएगा। भारत
और दूसरा जो आपातकाल था वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ऑप्शन नंबर डी, पांचवी हमारा ठीक हो जाएगा। त्योस्कर झील, त्योस्कार झील कहाँ स्थित है? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसके लिए एक मैं आपको एक वो बता देता हूँ लॉजिक। जो भी राज्य हमारा चर्चा में होता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं और 90% वो ठीक होता है। अब जैसे हम ऑप्शन करें असम, मणिपुर, लद्दाख, मिजोरम, अब आप देख लो कौन सा चर्चा में रहा हाल ही में, अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख अभी फुल चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिशोकार जो झील है वो लद्दाख में स्थित है। त्रिशोकार झील कहाँ पर है? लद्दाख में है। और आप ध्यान रखेंगे लद्दाख और JNK, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा जो भी एग्जाम होगा, क्योंकि ये चर्चा में रहे, केंद्र शासित प्रदेश बना है। UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया लद्दाख से संबंधित, UP PCS में भी आया है। तो इस वजह से ये पूरे 2020 तक और मिड 2021 यानी कि जो मार्च 2021 में एग्जाम होंगे वहाँ तक इम्पोर्टेंट है। तो ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है ठंडी महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं जलधाराओं के लिए। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी की स्ट्रक्चर है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सूरज सीधा पड़ता है जिस कारण से यहाँ गर्मी होती है ज़्यादा। ध्रुवों पर सूरज की किरणें तिरछी आती हैं जिस कारण से यहाँ गर्मी कम होती है, यानी कि नमी होती है, ठंड होती है। तो आप सीधी सी बात है, जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी वहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो ये इस एरिया में 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है और यहाँ ठंडा होता है। जो तापमान बढ़ता है तो गर्म तापमान बढ़ने के बाद यहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है जो और ये जो ठंडा पानी होता है ये इधर से आके इस स्पेस को भरने की कोशिश करता है, जिस कारण से जलधाराओं का निर्माण होता है। अब दो बात आप याद रखना, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी ये जलधाराएं गर्म होती हैं। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी दोनों ही गोलार्ध में, तो ये जलधाराएं गर्म होती हैं क्योंकि गर्म से ठंडे की ओर जा रही है। इसके विपरीत जो नॉर्थ पोल से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी ये जलधाराएं ठंडी होती हैं। ठीक है, आपको अब हम ऑप्शन पे आते हैं। जैसे इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें, पहला है गल्फ, तो गल्फ धारा गर्म है, बेगुला धारा ये मैं बताऊंगा। उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक, तो इसमें दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडी जलधारा है। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो ब्राज़ील के बराबर में जो ब्राज़ील की धारा जाती है जब वो वापस लौट के आती है तो इसको दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है और ये एक प्रकार की ठंडी धारा है, क्योंकि मैंने अभी बताया जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है वो जलधारा ठंडी जलधारा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, समुद्री वर्षावन किसे कहा जाता है? पहले वर्षावन के बारे में जानते हैं फिर समुद्री वर्षावन के बारे में जानते हैं। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ज़्यादा वर्षा होने पे जो वर्षावन होते हैं उनको हम वर्षावन कहते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो वन होते हैं उनको वर्षावन कहा जाता है। इनकी एक खास बात होती है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है, जैव विविधता अधिकता होती है। जैसे अमेजन का जंगल, अमेजन के जंगल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और मैंने अभी आपको मैप बना के बताया भी, भूमध्य रेखा, तो इसके दोनों ओर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं जो ब्राज़ील है यहाँ पर। इसी प्रकार से समुद्री वर्षावन का वो स्थान, समुद्र का वो स्थान जहाँ जैव विविधता अधिक होती है, समुद्र में जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है वो समुद्री वर्षावन कहलाते हैं। तो अब आप देखेंगे तो इसका समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसको कहते हैं मूंगा।
जब ये काफ़ी सारे मूंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इस तरीके से रुकते जाते हैं, तो इस तरीके से मूंगा द्वीपों का निर्माण होता है, मूंगा द्वीप का निर्माण होता है। और इन मूंगा द्वीपों को कोरल स्प्रिंग कहा जाता है, यानी कि इस मूंगा को कोरल कहा जाता है, यानी कि इन द्वीपों का जो निर्माण होता है उसको कोरल द्वीप हम कहते हैं। इसकी क्या खास बात होती है, ये समुद्री जीवों को आवास प्रदान करता है। और यहाँ कोरल के पास में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और उस जैव विविधता पाने के कारण ही कोरल को समुद्री वर्षावन की संज्ञा से कहा जाता है। आप समझ गए होंगे मैंने अभी क्या, वर्षावन जहाँ जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम समुद्र की बात करें तो जो कोरल द्वीप है या जो कोरल रीफ या मूंगा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर समुद्री जीवों का आवास पाया जाता है बहुत अधिक। ये आवास प्रदान करते हैं, जिस कारण से कोरल रीफ या मूंगा को हम समुद्री वर्षावन की संज्ञा देते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, समुद्री कोरल रीफ। अगर हम दूसरी बात करें समुद्री नितल और समुद्री कटक, तो ये समुद्री आकृतियाँ हैं, ये हम समुद्र का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें आएगा। इनको समुद्री आकृतियाँ हैं, ये समुद्री नितल और समुद्री कटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से, तो सबको पता होगा विटामिन डी, इसके तो आसान क्वेश्चन है, ये सभी का हो जाना चाहिए। विटामिन डी से कमी से क्या होता है, हड्डियाँ तिरछी हो जाती हैं, और जब हड्डियाँ तिरछी हो जाती हैं तो कौन सा रोग होता है, रिकेटस हो जाता है। तो आप याद रखेंगे रिकेटस रोग है। ऑप्शन में दूसरी चीज़ें भी देखेंगे, स्कर्वी, विटामिन सी, रतौंधी, विटामिन ए, और बेरी विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में C448 क्या है, यानी कि उसने सीधा सीधा पूछा है C448। जनवरी में जो हमारा भारत का ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिम घाट है, तो पश्चिम घाट में जो केरल वाला ये तट है, इस तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना को इस मालाबार तट की रक्षा करने के लिए या एक तरीके से निगरानी करने के लिए एक नई बोट दी गई है, जिस बोट को C448 कहा गया। और ये काफ़ी चर्चा में आई थी अपने उपकरण की वजह से, सेंसर की वजह से और अपनी स्पीड की वजह से। ये भारत के पास अभी तक जितनी भी निगरानी नौका है उनमें सबसे अधिक स्पीड इसकी है, सबसे अधिक सेंसर इसमें लगे हुए, तो इसलिए चर्चा में रहा था। तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। तो मालाबार तट की निगरानी के लिए इसको लिया गया है और नाम दिया गया है C448। तो ये ऑप्शन में अगर हम जाएं तो ये इसका जो ऑप्शन होगा एक बोट, ऑप्शन नंबर 1 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में जानते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ना है हमें अभी। टेराकोटा क्या है? प्राचीन काल में क्या होता था, मूर्ति बनाने की कला थी। मूर्ति बनाने की क्या कला होती थी कि एक मोम की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर मिट्टी लपेटी और उसको नीचे छेद करके गर्म कर दिया। उससे क्या होता था, जब मोम होता था वो गर्म होकर नीचे निकल जाता था और वो अंदर मिट्टी में उस आकृति का खाली जगह बच जाती थी। आप धातु को पिघलाकर उसके अंदर डाल देते थे और ऊपर से बाद में मिट्टी तोड़कर हटा देते थे, तो धातु की वो तस्वीर हमें प्राप्त होती थी। उस तस्वीर को टेराकोटा कहा जाता था। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये कला गोरखपुर में चलती है, ये गोरखपुर में होती है। और यहाँ पर जानवर, जंगली जानवरों की जो तस्वीरें बनाई जाती हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। तस्वीरें मतलब मूर्तियाँ उसी तरीके से। और अभी हाल ही में इसको GI टैग दिया गया है। GI टैग से जरूर संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा। तो ये हर दिए जाते हैं, हर महीने 2 महीने में जिस जिस चीज़ को दिए जा रहे हैं, तो आप जरूर इन पर निगाह नज़र रखेंगे GI टैग पर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गोरखपुर। क्वेश्चन 12, सूरजकुंड शिल्प मेला। सूरजकुंड शिल्प मेला के बारे में बात कर लेते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला सूरजकुंड शिल्प मेला
शिल्प मेला से मतलब है जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो अपनी हस्तकला से चीज़ों को बनाते हैं, उसको शिल्प कहा जाता है। मान लीजिए मैं कोई तस्वीर बनाता हूँ, मैं कोई लकड़ी की मूर्तियाँ बनाता हूँ, लेकिन मुझे पहचान नहीं है, मेरी उस तस्वीर को, उस मूर्ति को पहचान नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी में, ये जनवरी की घटना है और मैंने अभी बताया था कि हम जनवरी 2020 की करंट अफेयर्स में क्वेश्चन लेंगे, सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। और जो इसमें हस्तशिल्प लोग हैं, जो लघु उद्योगों के द्वारा अपने कुछ चीज़ों को बनाते हैं, उन चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था ताकि इन लोगों को एक पहचान मिल सके। इसका ये उद्देश्य था मेन, और ये जो किया गया था वो किया गया था फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में किया गया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 जनवरी में हुआ था। कहाँ? फरीदाबाद में। क्यों हुआ था? जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो शिल्प कला में माहिर होते हैं, उनकी उस कला को एक पहचान देने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है भारत की जनसंख्या के प्रतिशत में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को, अगर हम उत्तर प्रदेश को अलग देश मान लें, तो ये पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, अगर हम यूपी को अलग एक स्टेट, देश मान लें, कंट्री मान लें, तो 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है। और अगर हम भारत के प्रतिशत में देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये 16.5 थी और अभी बढ़ी होगी क्योंकि 10 साल हो गए। ऑप्शन में जाए तो 17% लगभग हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, लगभग 17%। कोरोना की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोरोना से जरूर क्वेश्चन आएगा, आप इसको इग्नोर ना करें। तो इसकी पहचान के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस RT-PCR टेस्ट होता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने ये टेस्ट कराया हो तो उसमें आता है RT-PCR टेस्ट, उसमें देते हैं। और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? अब क्वेश्चन में छुपा हुआ है, आप कुछ समझ सकते हैं। यानी कि एक गुलाम है, पहले से कोई गुलाम है, इस गुलाम का भी जो गुलाम था उसको देखना है आपको। तो अगर हम ऑप्शन में जाएं तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी हम देखते हैं। तो मोहम्मद गोरी में को गुलाम खरीदने का शौक था और मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, एक बख्तियार खिलजी और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुमिश। और मैंने अभी क्या बताया, गुलामों का गुलाम से मतलब है जो गुलाम का भी गुलाम होगा, ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुमिश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इल्तुमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, हमने जाना कि अगर उस टॉपिक से कोई अलग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे और किस तरीके से हमें अपना प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। जब भी आप कोई प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से उसको कीजिए, हर टॉपिक को आपको सही से पढ़िए। अगर आपने इस वीडियो में 10+ में स्कोर किया है तो आप बधाई के पात्र हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल भी ज़रूर कर दो भाई, ज़रा काफ़ी दिन हो गया अब तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 15 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।